तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अब टाइम आ गया है एक्सपेंडिचर के बारे में समझने का। सो इस टॉपिक को लेके आज मैंने जो पार्ट बनाया है, इसमें एक्सपेंडिचर का इंट्रोडक्शन प्लस इसके जितने भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आपसे कि इस पार्ट को देखने से पहले पिछला पार्ट जरूर देख ले, जिसमें मैंने आपको रिसीट के बारे में अच्छे से समझाया था, क्योंकि उसी से टोटली लिंक्ड ये पार्ट भी होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर बिल्कुल रिसीट का उल्टा चलेगा। इस पार्ट में मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा चीजों को डिटेल में ना बता के, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने डिटेल में आपको ऑलरेडी बता दिया था, तो थोड़ा जल्दी चलेंगे। हालांकि कंफ्यूज नहीं होने दूंगा आपको, तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए। द अमाउंट स्पेंड ऑन पेमेंट फॉर परचेजिंग एसेट, गुड्स और सर्विसेज। स्टूडेंट्स, यहां पर वही है, बिल्कुल उल्टा, कि अब पेमेंट की बारी आ रही है। तो स्पेंट मतलब होता है खर्च करना, और पेबल मतलब होता है ऐसा खर्चा जो अभी हमने पे नहीं किया है, हालांकि उसके गुड्स या सर्विस हमको मिल गए हैं। क्लियर? तो ये पेबल हो गया, मतलब फ्यूचर में पे करना होगा हमको। और ये किस लिए होता है? परचेजिंग एसेट, कोई एसेट खरीदी हमने, या गुड्स या सर्विसेज खरीदी। ठीक है, तो इस बार आपको बस इतना सोच के चलना है स्टूडेंट्स। जैसे रिसीट में मैंने आपको बताया था कि पैसा आ रहा है, तो इसमें पैसा जाने के बारे में सोचना है, बस आने के बारे में कुछ मत सोचना गलती से भी। ठीक है, एग्जाम्पल, अमाउंट पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, अमाउंट पेबल ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर। हालांकि ये दोनों अलग अलग तरह के एक्सपेंडिचर में आते हैं, जो कि हम जब ये पढ़ेंगे तो क्लासिफाई करेंगे। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर में आते हैं, जिसमें दो तरह के एक्सपेंडिचर होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों का मतलब सेम है रिसीट के हिसाब से। जब हम देखें तो जैसे रिसीट कैपिटल रिसीट थी, तो उसी से सेम रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जैसे कि रेवेन्यू रिसीट का कॉन्सेप्ट था, लगभग उससे सेम रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आइए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो वाले एक्सपेंडिचर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एसेट और लायबिलिटी को, जिनका असर एसेट या लायबिलिटी पे पड़ता ही पड़ता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं विच डू नॉट अफेक्ट द एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ द फर्म। क्लियर? नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बार बार नहीं आते हैं, एक बार आ गया तो कई साल में दोबारा रिपीट होगा। लेकिन रिकरिंग इन नेचर का मतलब क्या हो गया? ये बार बार आते हैं एक लिमिटेड पीरियड के बाद। एक्सपेंडिचर ऑन इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो परचेज ऑफ एसेट्स, चलिए आप समझते हैं स्टूडेंट्स की मेन चीज क्या है यहाँ पे। अब हम देखेंगे ये जो दोनों एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, क्या ये दोनों एग्जाम्पल में ये दोनों पॉइंट कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे? क्लियर? ठीक है, अब एक चीज देखो स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। मान लेते हैं कि मैंने एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे वही एग्जाम्पल लेने हैं जो नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं। तो फर्नीचर ऐसा एग्जाम्पल होता है जो कई साल में मैं एक बार लेता हूं। ठीक है, तो एक फर्नीचर जब मैंने खरीदा, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? क्या एसेट और लायबिलिटी पे फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा। एसेट जो है वो बढ़ गई होगी, यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो गई ना, तो जाहिर सी बात है किसी एक चीज पे भी फर्क पड़े तो इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। और क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है, मैं रोज रोज फर्नीचर नहीं खरीदूंगा। हालांकि जब मेरा फर्नीचर का बिजनेस होगा, अगर किसी कंपनी का फर्नीचर का बिजनेस होगा, तो वो तो उसको रोज खरीद के रोज बेचेगी ना। लेकिन मेरा वो वाला बिजनेस नहीं है, तो जब मैं ऑफिस के लिए फर्नीचर ले रहा हूं, खुद बैठने के लिए फर्नीचर ले रहा हूं, तो समझ लेना कि वो नॉन रिकरिंग इन नेचर है। तो स्टूडेंट्स, इसके पास दोनों पॉइंट कवर है, इसमें क्लियर हो गए हैं दोनों पॉइंट, तो इसका मतलब ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट का समझ आया आपको? अब लायबिलिटी का समझते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन्स। स्टूडेंट्स देखिए, जब हम लोन लेते हैं तो उसको हम किस में डालते हैं? रिसीट में डालते हैं, क्योंकि पैसा आया, लेकिन वो उधार चुकाना भी तो पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर है, उधार चुकाना बिल्कुल जरूरी है। जब उधार लिया था तो एसेट और लायबिलिटी किस में फर्क आया था? उस समय किस पे असर पड़ा था? लायबिलिटी पे पड़ा था, लायबिलिटी बढ़ी थी। और जब उधार चुकाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? लायबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन फर्क तो पड़ रहा है ना लायबिलिटी पे। तो स्टूडेंट्स, यहां पे इतना याद रखना है कि ये जो सेकंड वाला पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है, सेकंड एग्जांपल, इसमें लायबिलिटी पे एक फर्क पड़ रहा है कि लायबिलिटी कम हो रही है। आई होप क्लियर है। और क्या मैं रोज रोज उधार चुकाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। देखिए, उधार का जो मेन पार्ट है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे,
यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं हो रही। जो भी अमाउंट उधार लिया गया है उसको एक समय में लौटाना होता है। हालांकि अगर मान लो 2 या 3 साल बाद आप लौटा रहे हो तो उसका इंटरेस्ट आपको देना होगा, इंटरेस्ट रेगुलर जाता है, लेकिन उधार आप 2-3 साल बाद कभी भी अपने हिसाब से दे सकते हो जब आपकी कंपनी की कंडीशन अच्छी है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां पर नॉन रिकरिंग नेचर ही आएगा इसका, क्योंकि यहां पे बोरोइंग्स की बात हुई है, लोन्स की बात हुई है और रीपेमेंट हम कर रहे हैं, उधार चुका रहे हैं, तो इसका मतलब ये रेगुलर नहीं रहेगा। अच्छा चलिए मान लीजिए रेगुलर भी है, आप सोच रहे होगे इंस्टॉलमेंट भी तो होती है। हाँ ठीक है, चलो इंस्टॉलमेंट बढ़ गई, लेकिन क्या जिंदगी भर चलेगी? या कितने साल तक इंस्टॉलमेंट चल जाएगी? कितना भारी लोन उठाने वाला हूं मैं? भाई इतना भारी तो नहीं उठाऊंगा ना, जैसे मैं सामान खरीदूंगा अपने बिजनेस के लिए, परचेज करूंगा तो वो तो रोज करूंगा और जब तक बिजनेस चलेगा तब तक करूंगा। लेकिन उधार ऐसा थोड़ी उठा लूंगा कि जब तक बिजनेस चलेगा तब तक मुझे उधार देना पड़ेगा, है ना? खत्म थोड़ी करना है मेरे को अपना बिजनेस। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां पर लोन की बात जब भी आए, रीपेमेंट ऑफ लोन की बात आए, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल। पैसा जा रहा है और पैसा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल करेंगे। देखिए ऐसे एक्सपेंडिचर जिनमें ये दो क्वालिटीज होंगी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एग्जांपल, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स, सामान खरीदा और ये कौन सा सामान है? जो मैंने बेचने के लिए खरीदा, तो ये मेरा रोज का काम है और प्लस इसको खरीदता हूं ना स्टूडेंट्स। देखिए तो जब भी ये परचेज ऑफ गुड्स होगा, परचेज ऑफ गुड्स को हमेशा मैं एक्सपेंस में डालता हूं। मतलब एक्सपेंडिचर एक अकाउंट का नाम है, ठीक है, एक्सपेंस एक अकाउंट का नाम है बेसिकली, जो कि तब मैं खोलता हूं जब मैं कोई सामान खरीद रहा होता हूं और वो वाला सामान जो मुझे बेचना है। ठीक है, तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर वाला इसमें क्लासिफाई होते हैं जब भी परचेज करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने सेल्स बताया था ना, सेल्स जब सामान बेचोगे तो इसका मतलब इनकम होगी, तो जब सामान खरीदा होगा आपने उसको एक्सपेंस में डाला होगा, एसेट लायबिलिटी पे नहीं डाला होगा। क्लियर? तो एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसका। और ये रिकरिंग इन नेचर होता है क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मुझे बिजनेस चलाना है तो सामान बार बार खरीदना पड़ेगा और उसको बार बार बेचना भी पड़ेगा। तो बेचने के लिए क्या करना होगा? खरीदना तो होगा ही। तो इसीलिए ये जो एक्सपेंडिचर होगा, जो सामान खरीदने से पैसा बाहर जा रहा है बार बार, तो ये रिकरिंग इन नेचर होगा। क्लियर? अगला, एक्सपेंस ऑन रेंट, सैलरी एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर इस बार ये पेमेंट की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कोई जगह किराए पे ली हुई है और जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको मुझे रेंट देना ही होगा और रेंट हर महीने भी देना होगा। और जब भी मैं रेंट दूंगा तो उसको किस में डालूंगा? एक्सपेंस में डालूंगा, एसेट लायबिलिटी में किसी में नहीं डालूंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां पर भी दोनों पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं और यहां पर भी दोनों पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स इस पे कि आपको एक लाइन दे दी होगी कि परचेज ऑफ मशीनरी, आपको क्लासिफाई करना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। आपको करना कुछ नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से दिमाग में बिठा लो और ये दोनों पॉइंट्स एक एक करके अप्लाई करके देखना। अगर किसी में फिट बैठ जाता है तो समझ जाना वही आपका आंसर होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है? और हाँ, कंफ्यूजन हो जाती है जब वो आपको ऑप्शन में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा है। ठीक है, अमाउंट पेड लिखा है साफ साफ, लेकिन फिर भी चलो आपने ये तो पता लगा लिया कि परचेज ऑफ गुड्स था तो रेवेन्यू आना चाहिए, लेकिन आपने रेवेन्यू रिसीट पे टिक लगा दिया। ठीक है, और चौड़ में आ गए घर। फिर घर आके आपने माथा अपना पीटना शुरू कर दिया क्योंकि आपको पता लगा भाई अमाउंट पे किया है तो रिसीट कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ये इन दोनों में फर्क करने से पहले एक और फर्क कर लेना, और ये जिंदगी भर के लिए कर लो। ये जो बाउंड्री है ना, जिंदगी भर के लिए डाल लो कि अगर रिसीट शब्द आ जाता है तो इसका मतलब है पैसा आया है, उसमें जाने वाला तो मैं अपने दिमाग में भी आने नहीं दूंगा। ठीक है, अगर रिसीट शब्द लिखा है ना तो सबसे पहले रिसीट को ऐसे देखो कि वो एक बहुत चमकता हुआ सितारा है। एक्सपेंडिचर लिखा है तो वो भी चमकता हुआ सितारा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि भाई पैसा गया। तो कभी भी रिसीट वाला जो एंट्री है, ट्रांजैक्शन है, उसमें मत डाल देना। क्लियर?
हालांकि जब इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे हम आगे चल के तो ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसका मतलब आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया है एक्सपेंडिचर का, रिसीट का हमने पहले कर लिया था। तो स्टूडेंट्स ये चारों चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज रह जाती है, क्या? एक्सपेंडिचर एक और तरह का होता है जो कि ज्यादा आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं, जिसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं स्टूडेंट्स जो कि किए तो जाते हैं किसी साल में, मान लो इस साल में मैंने उसको कर दिया, लेकिन उसका फायदा मुझे कई सालों तक होता रहता है और मुझे पता भी नहीं कि कितने साल तक होगा और कितना अमाउंट लिखूंगा ये भी नहीं पता होता। एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट। स्टूडेंट्स, मैंने एडवर्टाइजमेंट का अभी कुछ वीडियोस पहले आपको बताया था जब मैं आपको एसेट्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा था, तो एसेट में भी आया था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट भी हमारी एक एसेट होती है, ठीक है, हालांकि उसको एक्सपेंडिचर में ज्यादा गिना जाता है। तो ऐसी एसेट है, मान लो कि मैंने बोर्ड लगा दिया, मान लो मैं अपनी कोचिंग की बात करता हूं, चलो मैंने कोचिंग का बोर्ड लगा दिया बाहर। अब जिस साल मुझे लग रहा था कि बच्चे आने चाहिए, जिस साल मैंने बोर्ड लगाया उस साल एक भी बच्चा नहीं आया मेरे पास, मान लो ऐसा, ठीक है, बच्चे इग्नोर करके चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगले साल मैंने सोचा यार अब कौन सा बच्चा आएगा, अगले साल बच्चों की भीड़ लग गई उस बोर्ड को देख देख के। मुझे पता ही नहीं कि कितना मुझे अमाउंट रखना है उसका, ठीक है, लेकिन हाँ जितने भी मैंने बोर्ड्स लगवाए होंगे उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट मुझे लिखना होगा, और वो जो होगा वो मेरी एसेट ही है, क्योंकि वो जो बोर्ड है वो मेरा काम कर रहे हैं, मेरा काम कर रहे हैं, वो मुझे किसी को देना नहीं है ना, उस पर खर्चा हुआ है तो मेरी एसेट है वो। लेकिन वो एसेट मुझे कितना फायदा पहुंचा रही है हर साल, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये मुझे अमाउंट पता नहीं लग रहा है, इसीलिए उसको डालते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू मतलब फ्यूचर में फायदा, याद रखना स्टूडेंट्स, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, ठीक है, और रेवेन्यू का मतलब होता है फायदा। तो फ्यूचर में फायदा होता रहता है, तो ऐसी एसेट को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। मशीन खरीदूंगा तो मुझे पता है ना कि कितने दिन मशीन चलेगी, उस पर डेप्रिसिएशन लगा के उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी एक दिन। 10 साल मशीन चलनी है तो 10 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में मुझे कोई गारंटी नहीं होती, हो सकता है कि 15 साल तक वो बोर्ड लगा रहे तो 15 साल तक बच्चे आ रहे मेरे पास। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे आने वाले पॉइंट्स में। तो फिलहाल आपको एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ये पार्ट, जिसमें हमने एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है और उसके एग्जांपल्स भी कर लिए। सो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में स्टूडेंट्स। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।